जय हिंद साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक्नो में। और साथियों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं उसका ये 6वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम लोग 6वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल वीआईपी टेक्नो पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है साथियों, चलिए ज़्यादा देर ना करते हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए आज के प्रैक्टिस सेट का पहला जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है आपका, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी, किन 3 वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। तो आपका जो सही आंसर है वो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है, हम लोग थोड़ा आज तेज करेंगे तो इसका सी ऑप्शन सही है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इन तीनों के संयुक्त रूप को हम लोग वेद त्रयी कहते हैं। ठीक है, वेद त्रयी या त्रयी केवल कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 62 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2 नंबर का, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम जो शासक था वो कौन था, बृहद्रथ था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य शासक जो बृहद्रथ था, अंतिम मौर्य शासक, उसकी हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की थी। अब जो पुष्यमित्र शुंग था उसने शुंग वंश की स्थापना की थी। कब की थी, 184 ईस्वी पूर्व में की थी। ठीक है, बृहद्रथ की हत्या करके। बृहद्रथ जो था वो अंतिम मौर्य शासक था। ठीक है साथियों, चलिए 3 नंबर हम लोग क्वेश्चन अब देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो जो इसका सही आंसर है वो है बी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, और किसने इसे भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी, तो इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त की जो वीरता विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी थी। ठीक है, उसकी वीरता और बहादुरी को देख के विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर, चीनी यात्री हेनसांग ने किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी। चीनी यात्री जो हेनसांग था किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी। तो सही आंसर है आपका डी, हर्षवर्धन के शासनकाल के समय चीनी यात्री हेनसांग ने भारत की यात्रा की थी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग आप देखते हैं 5 नंबर का। तो 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था। तो दिल्ली के राजवंश का अंतिम जो शासक था वो था इब्राहिम लोधी। ठीक है, और इब्राहिम लोधी था वो सिकंदर लोधी का पुत्र था। ठीक है, सिकंदर लोधी की मृत्यु के पश्चात इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 ईस्वी तक शासन किया दिल्ली गद्दी पर। ठीक है, यही जो है था वो लोधी वंश का, इब्राहिम लोधी वंश का अंतिम शासन था। उसके पश्चात जो है गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, गुलाम वंश की। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 नंबर कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। तो ये जो इसका सही आंसर है वो ए आंसर सही है, ए आपका 1906 में। ठीक है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई थी। और जो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे वो आगा खां थे। ठीक है, 1907 में इसका वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा 1908 में अमृतसर में इसका वार्षिक अधिवेशन हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो आगा खां थे और ढाका में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7 नंबर का, निम्न से कौन सा संथाल विद्रोह के नेता थे। संथाल विद्रोह के नेता, तो इसका जो सही आंसर है वो है सिंधु माझी। संथाल विद्रोह के नेता थे सिंधु माझी। 1855 से 56 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। जो ये विद्रोह था इसके नेता थे वो सिद्धू और कान्हू थे। ठीक है, सिद्धू माझी और कान्हू थे। यह विद्रोह जो था मुख्यतः भागलपुर से राजमहल के बीच केंद्रित था। भागलपुर से राजमहल के बीच ही केंद्रित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लास्ट नंबर 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
8 नंबर क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान करें। इन चारों में कौन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो था वो पश्चिम बंगाल से था। तो खुदीराम बोस जो थे वो पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। ठीक है, खुदीराम बोस 8वें का और डी ऑप्शन सही है। खुदीराम बोस का जन्म जो है बंगाल के मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में हुआ था। ठीक है, यानी कि मिदनापुर जिले में हुआ था, बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। ठीक है, अब मुजफ्फरपुर बम कांड में इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। जो मुजफ्फरपुर, बिहार का मुजफ्फरपुर जिला है, वहाँ पे बम कांड हुआ था, उसी में इनको फांसी की सजा हुई थी। अगला आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि बारदोली किसान संघ सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसी सत्याग्रह की वजह से वहाँ की जो औरतें थी उन्होंने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, 10 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर आपका क्वेश्चन, किस नेता ने हमें CR फार्मूला दिया था। तो CR फार्मूला हमें किसने दिया था। CR फार्मूला दिया था C राजगोपालाचारी ने। ठीक है, C राजगोपालाचारी ने जुलाई 1944 में गांधी जी की स्वीकृति से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते की एक योजना प्रस्तुत की थी, जिसे CR फार्मूला कहा गया है। ठीक, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, नॉर्वे की राजधानी है क्या है। नॉर्वे की राजधानी जो है वो ओस्लो है। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। याद कर लीजिएगा देश और उसकी राजधानियाँ, हर प्रैक्टिस सेट में आ रहा है। तो नॉर्वे की राजधानी क्या थी, ओस्लो थी। नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो भारत के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। इसका बी ऑप्शन सही है, यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। ठीक है, भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। चलिए अब हम देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की साक्षरता दर थी वो कितनी थी, तो वो थी 73%। ठीक है, 73% थी भारत की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हीराकुंड बांध जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो हीराकुंड बांध जो है आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है। अब आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो नेपाल के साथ अपनी सीमा जो साझा नहीं करता है वो राज्य है असम। ठीक है, असम जो राज्य जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया। तो भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया, तो ये आपका था 101वें संविधान संशोधन। ठीक है, 101वें संविधान संशोधन जो 122वां संशोधन विधेयक के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर GST लगाया गया। यह 1 जुलाई 2017 से लागू है। 1 जुलाई 2017 को GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू हुआ। कब, तो 101वें संविधान संशोधन, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो आप देखिएगा कि 1 रुपये का जो नोट होता है उस पर भारतीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, भारतीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपये के नोट पे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन जो 18 नंबर है उस पर हम लोग चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो आपके थे KC नियोगी। ठीक है, KC नियोगी जो थे वो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, PMSBY का विस्तारित रूप क्या है। तो PMSBY का विस्तारित रूप है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, इसका ए ऑप्शन सही है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना कह रहा है ना, का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना लागू किया गया है। ठीक, चलिए 20 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत को इंडिया भी कहा गया है? तो जो अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 1, उसी में भारत को इंडिया भी कहा गया है। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 1 में ये निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। राज्यों का क्या है? संघ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 22 नंबर क्वेश्चन। किस मौलिक अधिकार के तहत कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं? किस मौलिक अधिकार के तहत? तो देखिए, जो मौलिक अधिकार समता का अधिकार है, उसके अंतर्गत जो है कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं। ठीक है। तो किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत? तो समता के अधिकार के अंतर्गत। ठीक। अगला हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो ये देखिए, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, तो ये है नहीं, ये सिंपल क्वेश्चन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है। तो वो पूर्व राष्ट्रपति यही हैं, बाकी ये सब प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर, लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो ए अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, और डी राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होते हैं, इसका डी ऑप्शन सही, जो राष्ट्रपति होते हैं उन्हें लोकसभा स्थगित करने का अधिकार होता है। ठीक है। चलिए 25 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था? तो जो पंचायती राज अपनाया था, आप लोग जानते हैं कि राजस्थान राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज्य अपनाया था। ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान राज्य के नागौर जनपद में सर्वप्रथम पंचायती राज की व्यवस्था को अपनाया गया था। ठीक है। और भारत में जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई, त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। और पंचायती राज की व्यवस्था के लिए जिन्होंने सिफारिश किया था वो थे बलवंत राय मेहता समिति थी। ठीक है। वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश की थी। ठीक है। चलिए 26 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान है, पहले दिया दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन है। तो देखिए, अवतल दर्पण जो होता है वो कारों की हेडलाइटों में प्रयोग किया जाता है। अब क्यों प्रयोग किया जाता है? देखिए, सर्च लाइट स्कूटर या मोटर गाड़ियों की हेडलाइट में परवलयाकार अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। क्योंकि इसके समीप लगे बल्ब से निकलने वाली प्रकाश किरणें जो होती हैं वो दर्पण से परावर्तित होकर अधिक तीव्रता की किरणों में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है। तो जहाँ हेडलाइट, जहाँ बल्ब लगा होता है वहाँ देखिएगा कि प्लेटेड एक प्लेट होती है। ठीक है। और सिल्वर कलर की प्लेटेड होती है, तो जब प्रकाश निकलता है तो उससे रिफ्लेक्ट होकर और काफ़ी दूरी तक फैलता है। ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में, एसी करंट को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। रेक्टिफायर, इसका सी ऑप्शन सही है। 28 नंबर क्वेश्चन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, क्या कहते हैं? ए हाइपो, बी बोरेक्स, सी फिटकरी, डी सूखी बर्फ। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कहते हैं सूखी बर्फ। ठीक है। डी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में खाली स्थान की गंभीर कमी के कारण क्वाशियोकोर रोग होता है। क्वाशियोकोर रोग होता है किसकी कमी से? चारों में जो ऑप्शन है, लौ, विटामिन के, कैल्शियम और प्रोटीन, तो इसमें कौन सा सही है? तो जो देखिए, प्रोटीन की कमी के कारण, शरीर में प्रोटीन की कमी के कारण
क्वाशियोरकोर रोग होता है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। चलिए हम 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पादप है? तो मांसाहारी पादप जो है वो है आपका ए वीनस फ्लाई ट्रैप। जो वीनस फ्लाई ट्रैप है वो मांसाहारी है। उस पे ऊपर जो छोटे मोटे कीट बैठते हैं उनको क्या करता है, ये बच्छड़ उनका करके और अपने भोजन की पूर्ति करता है। ठीक है, तो 30 नंबर क्वेश्चन हो गए, यानी कि 30 क्वेश्चन आपके लगातार हो गए। अब आपके जो क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन जो है मैथ वाले हैं। ठीक है, तो मैथ वाले क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेके और सॉल्व कीजिएगा, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। बाकी हम लोग मैथ के क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व नहीं कर रहे हैं। चलिए, ये मैथ वाले पोर्शन के क्वेश्चन है 35 नंबर तक, 31 से 35। ठीक है, अगला हम लोग का जो 36 से और 40 नंबर क्वेश्चन है वो आपके हिंदी से हैं। तो चलिए हिंदी वाले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अंधेर नगरी के लेखक हैं। तो अंधेर नगरी आप बहुत पहले से छोटे क्लास में आप पढ़े होंगे कि अंधेर नगरी चौपट राजा है, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। तो उसके जो लेखक हैं वो हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र अंधेर नगरी नाटक के लेखक हैं। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। तो देखिए चारों ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, सूर्योदय का ए बी सी और डी। तो सूर्योदय का जो संधि विच्छेद होता है सूर्यधन उदय होता है। ठीक है, सूर्यधन उदय। तो सूर्यधन उदय कहाँ पे है? तो बी ऑप्शन आपका, यानी कि आपका जो ऑप्शन बी है सूर्यधन उदय, तो ये होता है सूर्योदय। तो 37 का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 38 नंबर आपका क्वेश्चन है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है। दाता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो दाता का स्त्रीलिंग जो है वो आपका क्या होगा? देखिए दाती, दात्री, दात्री, धात्री। तो इसका सही आंसर है आपका सी ऑप्शन, आपका दात्री होगा। ठीक है, दाता का स्त्रीलिंग दात्री होगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, जो किए गए उपकार को मानता हो के लिए एक शब्द क्या है? जो किए गए उपकार को मानता है तो उसका होगा कृतज्ञ, और जो नहीं मानता है उसके लिए कृतज्ञ, ए ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन जो मानता है उसके लिए कृतज्ञ हो जाएगा, बी ऑप्शन का आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो सरस्वती का देखिए बीड़ा पाड़ी, महाश्वेता, भारती, ये सब सरस्वती के पर्यायवाची हैं। और ये जो आपका सी ऑप्शन है पद्मा, ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है, पद्मा। ठीक है, तो पद्मा लक्ष्मी का पर्यायवाची है। ठीक है, सरस्वती का पर्यायवाची ईला भी होता है। ठीक है, बागेश्वरी भी होता है, बागीसा भी होता है। ठीक है, चलिए अब 40 इस क्वेश्चन के बाद आपका इंग्लिश वाले 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, जिसका हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इंग्लिश वाले पोर्शन में हम लोग केवल सिनोनिमस और एंटोनिमस देख रहे हैं। जो 2 क्वेश्चन पूछेगा, बाकी 3 क्वेश्चन, इसमें 5 क्वेश्चन पूछना है इंग्लिश से, 3 पैराग्राफ से पूछेगा और 2 में एक सिनोनिमस एक एंटोनिमस, या कुछ भी पूछ सकता है। इसका कोई टेंस भी पूछ सकता है, कोई नरेशन भी पूछ सकता है, एक्टिव पैसिव कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो बाकी इसमें 3 ठो पैराग्राफ से दिया है और बाकी 2 ठो सिनोनिमस एंटोनिमस दे रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या पूछ रहा है। गिव सिनोनिमस फॉर द फॉलोइंग वर्ड। एब्यूज, एब्यूज का सिनोनिमस क्या होगा? तो हार्म होगा, एब्यूज का हार्म। और 45 में क्वेश्चन है, गिव एंटोनिमस फॉर द फॉलोइंग वर्ड। सिंसियर का, तो सिंसियर का जो एंटोनिमस होगा सिंसियर का, वो होगा एप्ल्यूजर। ठीक है, एप्ल्यूजर। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आपके जो हैं रीजनिंग के क्वेश्चन 5 चलेंगे 46 से और 50 तक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रीजनिंग वाले पोर्शन को। इसमें फर्स्ट ही क्वेश्चन है आपका 46 नंबर पर, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। हिंदी देवनागरी लिपि में होती है। ठीक है, हिंदी को देवनागरी लिपि भी कहते हैं। तो अंग्रेजी, हिंदी देवनागरी लिपि से ली गई है, तो अंग्रेजी किस से ली गई है, यानी अंग्रेजी किससे संबंधित है? तो अंग्रेजी है जो वो लैटिन भाषा से, यानी कि लैटिन से संबंधित है। हिंदी देवनागरी से संबंधित, तो अंग्रेजी लैटिन से संबंधित है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला है, यदि किसी कोड भाषा में सोल्ड को HLOW लिखा जाता है तो इसी कोड भाषा में रोम को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए रोम को लिखा जाएगा ILNV। देखिए SOLD जो है उसका सभी अक्षरों के उल्टा है HLOW, सबके विपरीत अक्षर हैं। ठीक है, तो ये जो ROME होगा उसका विपरीत हो जाएगा ILNV। आप उल्टा करके देख लीजिएगा, यही ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट 48 नंबर का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यू यम का पिता है। ठीक है, यू क्या है, यू जो है वो यम का पिता है। ठीक है, यम का पिता कौन है, यू है। ठीक है, इसका यम का पिता है। ठीक है, और भी जो है के की, भी जो है के की पत्नी है। भी क्या है, के की पत्नी है। ठीक है, भी जो है वो के की पत्नी है, भी के की पत्नी है। ठीक, अब कह रहा है कि डी जो है के का एकमात्र भाई है। डी जो है के का एकमात्र भाई है। कौन है, डी। ठीक, एकमात्र भाई यम, डी के एकमात्र भाई यम की माँ है। डी के एकमात्र भाई, के एकमात्र भाई, डी जो है वो के एकमात्र भाई, के एकमात्र भाई कौन है, यहाँ पे दे भी रहा है। डी के एकमात्र भाई यम, के का एकमात्र भाई, ये वाला यहाँ पे डी जो है के एकमात्र भाई यम, के एकमात्र भाई कौन है, यम है। ठीक है, तो जो डी है वो के एकमात्र भाई यम की माँ है। इसकी माँ यानी इसके पिता ये हैं और इसकी माँ कौन है, यम है। ओ सॉरी, डी के एकमात्र भाई, डी के एकमात्र यम की माँ है। ठीक, यम की माँ है, यानी कि जो आपके यू है उसकी पत्नी हो गई। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि यू और डी से किस पर, यू जो है डी से किस प्रकार संबंधित है। यू डी से किस प्रकार संबंधित है, तो डी के का क्या था, एकमात्र भाई यम की माँ है। सीधे सीधा आप लोग ग्राफ बनाएंगे, अगर बनाएंगे समझने के लिए, तो देखिए यू और इसके पति जो हो जाएंगे डी हो जाएंगे। ठीक है, और ये क्या है, यम का पिता है। ठीक है, यम की माँ कौन सी है, ये डी है। ठीक, और एकमात्र यम का एकमात्र भाई कौन सा है, के है। ठीक है, तो यू जो है डी से किस प्रकार संबंधित है, तो पत्नी है। यू डी की क्या है, चूँकि इसकी माँ है। ठीक है, इसके के एकमात्र भाई की माँ है ये, इसके पिता ये है, तो ये आपस में पति पत्नी है, तो क्या हो जाएगा, इसका पति हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है सी ऑप्शन सही है। ठीक, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका पति पत्नी है वो आपस में। चलिए 49 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर, यदि 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। फिर वही क्वेश्चन आ गया, 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था तो 31 दिसंबर, देखिए अब लीप ईयर नहीं है, तो जो 1 जनवरी के जो दिन होगा वही 31 दिसंबर को भी दिन होगा, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है, मंगलवार होगा। ठीक है, अगर लीप वर्ष रहता तो बढ़ जाता, तो मंगलवार की जगह पे बुधवार हो जाता, लेकिन अगर लीप वर्ष नहीं है तो जो महीने का, जो साल का पहला दिन होता है वही साल का अंतिम दिन भी होता है। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक असमान, उस असमान शब्द का चयन करें। क्रेडिट कार्ड, मेमोरी कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक कार्ड। तो देखिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और बैंक कार्ड, ये सब बैंक की कार्ड है जिसमें पैसा रहता है। ठीक है, उससे आप शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हैं। बाकी जो मेमोरी कार्ड है उसमें कुछ भी डाटा रखा जाता है। ठीक है, जैसे गाना, फिल्म, रिकॉर्डिंग, फ़ोटो, ये सब। ठीक है, तो 50, ये 5 रीजनिंग क्वेश्चन खत्म हो गया, 50 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे। अब ये जो है आपके करंट के क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं करंट क्वेश्चन। अप्रैल 2022 में नई दिल्ली में आयोजित अमृत समागम सम्मेलन के दौरान किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया। तो किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया, ये है उत्सव पोर्टल। ठीक है,
नेक्स्ट है जनवरी 2022 में जारी भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण के संदर्भ में पहले स्थान पे है। सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण के संदर्भ में पहले स्थान पे है, यानी कि सबसे ज़्यादा वन वाला क्षेत्र कवर किया हुआ है, तो वो आपका है बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बहुत जंगल है। ठीक है। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो 1 से 4 अप्रैल 2022 के मध्य तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश की राज्य की यात्रा पर रहे। तो किस देश की राज्य की यात्रा पर रहे, तो डी है तुर्कमेनिस्तान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, अप्रैल 2022 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च वाले देश में भारत का कौन सा स्थान है। तो जो भारत का स्थान है वो है तीसरा, यानी सेना पर खर्चा करने में भारत का कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। ठीक है। चलिए 54 नंबर 55 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में किस बैंक ने वित्तीय समावेश के लिए समाधानों के सह सृजन तथा नवोन्मेषण के लिए फिटनेस स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करने हेतु एक संयुक्त पहल फिनक्यूवेशन लॉन्च किया। तो लॉन्च किया किसने, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। तो 55 नंबर क्वेश्चन होगा। चलिए हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 56 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि PSLV C52 के माध्यम से किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। तो सफल प्रक्षेपण किसका किया, तो वो है आपका सी ऑप्शन EOS-04। ठीक है। EOS-04 का सफल प्रक्षेपण किया किसके, PSLV C52 के माध्यम से। ठीक है। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन आपका, फरवरी 2022 में प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देखिए फरवरी 2022 में, यानी 5 फरवरी, शायद 5 फरवरी को ही की मृत्यु हुई थी। 5 फरवरी 2022 को प्रसिद्ध गायिका पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का निधन हुआ था। ठीक है। उनको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था उनको वर्ष 2001 में। ठीक है। भारत रत्न जो है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है। लता मंगेशकर को दिया गया था। चलिए 54 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2022 में कहाँ पहली बार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की बैठक आयोजित हुई। तो राजाजी बाघ अभयारण्य, कार्बेट बाघ अभयारण्य, पक्के बाघ अभयारण्य, पेंच बाघ अभयारण्य। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है 58 नंबर क्वेश्चन का, वो है पक्के बाघ अभयारण्य। पक्के बाघ अभयारण्य, इसका सी ऑप्शन सही है। ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, फरवरी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 2021-22 की बजट घोषणाओं के अनुरूप वयस्क शिक्षा के लिए शुरू की गई नई योजना नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की अवधि क्या है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की अवधि क्या है, तो है आपका वर्ष 2022 से 2027 तक। ठीक है। वर्ष 2022 से 2027 तक। 60 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 60 नंबर 60 नंबर, फरवरी मार्च 2022 के मध्य 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। ठीक है। कहाँ किया गया है, तो है आपका नैरोबी में। ठीक है। नैरोबी में फरवरी मार्च 2022 के मध्य 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा 2022 का आयोजन किया गया है नैरोबी में। 61 नंबर क्वेश्चन, डेनमार्क की राजधानी है, तो जो डेनमार्क की राजधानी है वो है आपकी कोपेनहेगन। ठीक है। डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन। ठीक। नेक्स्ट आपका है 62 नंबर क्वेश्चन कि भांगड़ा खाली स्थान का लोक नृत्य है। तो अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, असम, नागालैंड, तो जो भांगड़ा है वो पंजाब का लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है, पंजाब का। ठीक है। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो जो यूनिसेफ की स्थापना हुई थी वो 1946 में हुई थी। ठीक है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, तो 1946 में हुई थी। ठीक है। और इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है।
ठीक है। न्यूयॉर्क कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। तो अगर यूनिसेफ का मुख्यालय पूछेगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका बता दीजिएगा, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूयॉर्क, ठीक। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका। तो क्वेश्चन निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? अभी हम बताए थे कि लता मंगेशकर को 2001 में मिला था और लता मंगेशकर की मृत्यु कब हुई? 5 फरवरी 2022 को, ठीक है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न है, भारत रत्न। रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो रूमी दरवाज़ा जो है आपका, जब लखनऊ जाएंगे तो एक बड़ा सा गेट है, दरवाज़ा है, ठीक है। तो वो रूमी दरवाज़ा है, लखनऊ कहीं दिखा भी होगा तो वो उसी गेट का लोगो बना रहता है। लखनऊ मेट्रो का आप लोगों में देखेंगे तो लखनऊ का जो लखनऊ का एक गेट नुमा लखनऊ लिखा रहता है, एक गेट नुमा आकृति बनी होती है, वही रूमी दरवाज़ा होता है। बाकी कोई आप लोग लखनऊ जाएंगे बड़ा छोटा इमामबाड़ा देखने तो बीच में ही पड़ता है रूमी दरवाज़ा, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन आगे हम लोग बढ़ते हैं। रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? रामनाथ गोयनका पुरस्कार। तो रामनाथ गोयनका जो पुरस्कार है वो पुरस्कार आपके पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन है। पुस्तक गोल्डन बॉयज नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? ठीक है, गोल्डन बॉयज नीरज चोपड़ा के जो लेखक हैं वो है नवदीप सिंह गिल। कौन है? नवदीप सिंह गिल। 68 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। 68 नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपका कि मई 2022 में संपन्न हुई राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप हीरो संतोष ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो हीरो 2021 संतोष ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जो है जो 2022 में संपन्न हुआ है उसको जीता है किसने? तो केरल ने जीता है और 7वीं बार यह खिताब जीता है। संतोष ट्रॉफी का खिताब 7वीं बार जीता है केरल ने। और किसको हराया था फाइनल में? तो पश्चिम बंगाल को हराया था, ठीक है। किसको हराया था? पश्चिम बंगाल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2021 का जो खिताब है वो जीता है कैरोलिना बिलावस्का ने, ठीक है, कैरोलिना बिलावस्का। और ये कैरोलिना बिलावस्का कहाँ की हैं? तो ये पोलैंड की हैं, ठीक है। दूसरे स्थान पे जो रही थी वो भारतीय मूल की अमेरिकी थी जो मिस यूएसए भी थी, सैनी, ठीक है, श्री सैनी। दूसरे स्थान पे रही थी श्री सैनी। श्री सैनी ये भारतीय मूल की अमेरिकी है, ठीक है। ये मिस यूएसए भी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन आपका है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अस्थायी समिति की 67वीं बैठक में प्रति वर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है वो 5 अक्टूबर को की गई है। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है और 5 अक्टूबर को की क्या है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस भी मनाए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है। चलिए तो इस तरह हम लोग का 70 क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो गया। 70 नंबर तक क्वेश्चन, इसमें के मैथ के और इंग्लिश के क्वेश्चन छूटे हैं। बाकी इसके बाद से गद्य वाले क्वेश्चन है, एक गद्य देगा उससे 5 क्वेश्चन पूछेगा। इस तरह 2 गद्य देंगे और उसके बाद से DI का क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।